9 साल 9 साल की जो प्रक्रिया है देश भर में, उसके बारे में बताएंगे। हेमंत भल्ला जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, गुलाराम जी साहब का मंत्री हमारे रहे, बलवान सिंह जी हमारे प्रेसिडेंट रहे, विजय सानी जी हमारे प्रेसिडेंट रहे, विजय शर्मा जी वीरेंद्र शर्मा जी, साहिल शर्मा जी स्पोर्ट्स पर्सन है। और ये पीछे जो मेरे साथी, जरा अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। गुलाब जी आएंगे मीडिया मैं जरा चुप कराइए, ये बोलो क्या बात क्या है। प्लीज ये शांति बनाए रखें प्लीज, आप लोगों से। ठीक है, चलो और स्टार्ट। दुबे जी आपका नमस्कार साथियों, उपस्थित नेतागण, मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आने का मौका मिला। मैं सीधी सी बात आपके सामने रख देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के शासनकाल में सरकार ने अनेक दावे किए हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में, उनके रिकॉर्ड के बारे में। कांग्रेस पार्टी बस उनके लिए 9 सवाल, मैं आपके सामने ये 9 सवाल पेश करूंगा। थोड़े से आंकड़े खास करके अर्थव्यवस्था से संबंधित मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में रखूंगा और फिर सवाल देख पाएंगे। ये हमारी एक 9 साल 9 सवाल डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है। फुल डिटेल्स इसमें हैं, आंकड़े हैं, आप देख लीजिए। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं? आप सबको मालूम है कि मैं आपको सीधा सा चार्ट दिखाना चाहता हूँ, ये आपकी कॉपीज में भी होगा। एलपीजी का रेट 2014 और 2023 के मुकाबले 410 रुपए से 1100 रुपए पहुंच गया है। पेट्रोल का 71 रुपए से 100 तक पहुंच गया है प्रति लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए से 140 से ज्यादा पहुंच गया है। आटा 22 से 35 रुपए किलो, दूध 35 से 53 रुपए। ये साफ दिखाता है कि जो भी दावे सरकार कर रही है, जो आम जनता पे असर इस केवल से हो रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो युवा बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो है, युवा बेरोजगारी 30 से 40% तक पहुंच गई है पहले से, 30 से 40% तक। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी उन युवाओं में है जिनकी डिग्रीज हैं। तो एक तरफ आप उनको पढ़ने को कहते हो, कॉलेज जाने को कहते हो, डिग्री लेने को कहते हो, दूसरी तरफ कोई रोजगार नहीं है। कुछ दिन पहले डीमोनेटाइजेशन 2.0 की घोषणा हुई थी 2000 रुपए के नोट, आप सबको पता है। लेकिन जो पिछली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ नोटबंदी हुआ, उसका क्या असर पड़ा? काला धन पे कोई असर नहीं पड़ा। आपको मालूम है कि कर्नाटक में अभी जो चुनाव हुआ है, वहाँ पे 40% सरकार के खिलाफ हमारा एक पूरा कैंपेन चला, बहुत बड़ी जीत हुई। और आप कर्नाटक वालों से पूछ सकते हो कि वहाँ पे काले धन पे क्या असर पड़ा नोटबंदी का। जो कैश इन सर्कुलेशन है पिछले 2016 के बाद 71% बढ़ा। दूसरा कारण जो सरकार ने किया था नोटबंदी था, बाकी डिजिटल इंडिया, लोग अपने फोन से पेमेंट करेंगे। लेकिन जो कैश है वो 30 लाख करोड़ तक पहुंच गया, इससे सबसे ज्यादा इस देश के पूरे इतिहास में। तो स्पष्ट है कि जो भी दावे सरकार के थे, और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नोटबंदी के कारण हमारी आर्थिक ग्रोथ रेट में बहुत बड़ा घाटा हुआ था, नेगेटिव में आ गया था। 8 से 4% पहुंच गया था। वो
कोरोना के पहले, कोरोना का असर मैं अलग मैं इसमें मिला नहीं रहा। कोरोना के पहले हमारे टीवी होते पड़ते गए तो एक कॉस्ट बड़ा हाई था और डिलीवरी जीरो। जीएसटी की बात करते हैं, मोदी जी ने टैक्स टेररिज्म के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन सच्चाई ये कि जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, मैं एक और उदाहरण देता हूँ किस प्रकार छोटे व्यापारी बिजनेसेस पे इसका इम्पैक्ट हुआ था। 2017 और 22 के बीच नियम कितनी बार बदले? हर दूसरे दिन कोई ना कोई नियम बदला। 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 869 नोटिफिकेशंस, 143 सर्कुलर्स, 38 ऑर्डर्स, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है। तो ऐसे इसका इम्पैक्ट आप सोच सकते हैं कि छोटे बिजनेस किस प्रकार का होगा। फायदा सिर्फ वकीलों का और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हुआ है, बिजनेसेस का नहीं हुआ। अब आते हैं पब्लिक सेक्टर। जैसे कि मैंने कहा, बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या है। पब्लिक सेक्टर में 2014 और 2022 के बीच जो PSUs की जॉब्स हैं 13 लाख से 8 लाख तक पहुंची, यानी 5 लाख कम हुई। रेलवेज में 18 लाख से 12 लाख तक थी। तो एक तरफ रोजगार की समस्या है, दूसरी तरफ आप पब्लिक सेक्टर या निजीकरण हो या जो भी कारण हो, जॉब्स आप हटाते जा रहे हैं। तो ये है पिछले 9 सालों की कहानी। और इससे जुड़ी बात ये है कि पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं उसमें रिजर्वेशन होता है, SC, ST, OBC। तो जैसे ये जॉब घटती जा रही है उनके लिए भी जो अपॉर्चुनिटी है कम होती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरा है, यूपीए में 25% था GDP का, अब 20 से कम हो गया। तो ऐसे बहुत आंकड़े हैं जिसमें आप देख सकते हैं। अब आती है किसान की बात। हमारा दूसरा सवाल ये है, ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई जैसे कि वादा किया था? काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है? MSP की गारंटी क्यों नहीं दी गई? यहाँ भी मैं बस 1-2 आंकड़े आपके सामने रखूँ। आपको याद होगा दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, ठंड में 300 दिन किसान वहाँ बैठे रहे, 700 की मृत्यु हुई और अभी भी कोई वादे पूरे नहीं किए गए। ये कीमत उन्होंने चुकाई थी और रिजल्ट आप देख सकते हैं। सरकार ने झूठे वादे किए और उनका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। तीसरा, भ्रष्टाचार और मित्रवाद। सवाल उठता है, ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा देना? भ्रष्टाचार को खत्म करने के बाद भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? यह सवाल राहुल जी ने उठाया है, पार्टी ने उठाया है। चौथा सवाल होता है चीन और नेशनल सिक्योरिटी। ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2030 में क्लीन चिट दी? ना कोई आया है, ना कोई घुसाया हुआ, जबकि आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। सारी डिटेल्स रिपोर्ट में है, अगर आपको चाहिए। सामाजिक सद्भाव। 5वां सवाल, ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है? छठा सवाल, सामाजिक न्याय। ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? वे जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। 7वां सवाल, लोकतांत्रिक संस्थाएं। ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है? क्यों जनता द्वारा चुनी गई विपक्षी दलों की कई सरकारें गिराई गई?
पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा है? 8वां सवाल, जन कल्याण योजना। ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसे जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है? गरीब, आदिवासी और जरूरतमंदों के सपनों को क्यों कुचला दिया जा रहा है? और आखिरी क्वेश्चन, आपको याद होगा, कोरोना से संबंधित है। ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद, 40 लाख में से 47 लाख आंकड़ा WHO का है, और इंडिया में सबसे ज्यादा मौतें कोरोना काल में इंडिया में हुई 47 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया? क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया? और 4 करोड़, आपको याद होगा, मजदूर पूरे देश में भटक रहे थे अपने घर जाने के। तो ये हमारे 9 सवाल हैं, इनके डिटेल्स मैं दे सकता हूँ। अब यही कुछ और पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, थोड़ा एक्सपैंड कर लीजिए। MSP का जो है एग्रीकल्चर की बात हो गई।